मेरी दूसरी जिंदगी थी। मैंने किसी के फेंके हुए इमोर्टल एलिक्सिर को खा लिया था। उससे मुझे अनंत आयु तो मिल गई, लेकिन मैं सच में अमर नहीं बना। अगर कोई घातक चोट लगती तो मैं अब भी मर सकता था। इसलिए इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए मैं चारों ओर भटकने वाला एक भिखारी बन गया। लेकिन 5वें साल मैंने अपने जैसा ही एक छोटा भिखारी देखा, जिसे सिर्फ इसलिए कि उसका सामना एक यंग मास्टर से हो गया था, वहीं पीट पीट कर मार डाला गया। 7वें साल मेरी मुलाकात फिर एक इंसान से हुई, जिसका नाम था फेंग युआन। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सिर्फ अपनी बोन्स को टेम्पर करने के लिए उसने पूरा का पूरा एक शहर निर्दयता से खत्म कर दिया। उसने बस दूर से मेरी तरफ एक नजर डाली और मैं इतना डर गया कि लगातार 7 दिन और 7 रात भागता रहा। तब जाकर कहीं रुकने की हिम्मत हुई। उसी दिन मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में बिना कल्टीवेशन के जीना नामुमकिन है, वरना चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी लंबी क्यों ना हो, तुम आखिरकार शक्तिशाली कल्टीवेटर्स के लिए सिर्फ शिकार बनकर रह जाओगे। लेकिन बदकिस्मती से मेरा शरीर जरा सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि मेरे टैलेंट और एप्टीट्यूड भी पूरी तरह खाली थे। बेबस होकर मैं एक दूर दराज के छोटे से पहाड़ी गांव में आ बसा। कम से कम वहाँ उन महान कल्टीवेटर्स के आने का खतरा नहीं था। गांव में एक कोफिन शॉप थी। उसके मालिक का उपनाम ली था। सब लोग उन्हें अंकल ली कहते थे। आसपास 100 मील तक उनकी क्राफ्ट्समैनशिप बहुत मशहूर थी। तभी मेरे मन में कोफिन बनाने का ख्याल आया और जितना मैंने सोचा उतना ही लगा कि इससे बेहतर काम मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। कल्टीवेशन वर्ल्ड में जीवन और मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। साधारण इंसान मरते हैं, कल्टीवेटर्स भी एक दिन गिरते हैं। इसलिए कॉफिन ऐसी चीज थी जिसकी हर दौर में हर जगह जरूरत पड़ती थी, चाहे कल्टीवेशन वर्ल्ड हो या साधारण दुनिया। और सबसे बड़ी बात, कॉफिन मेकर का काम आम लोग करना ही नहीं चाहते थे। न कोई बिजनेस छीनने आता और न ही कोई कॉफिन बनाने वाले से सावधान रहता। मैंने ली कॉफिन शॉप का पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला। दुकान के मालिक अंकल ली इस साल 63 साल के हो चुके थे। कई साल पहले उनकी पत्नी की बच्चे को जन्म देते समय मौत हो गई थी। बच्चा भी नहीं बच पाया। उस दिन के बाद वह अकेले ही इस कोफिन शॉप को संभालते रहे। हर दिन लकड़ी घिसते, पॉलिश करते, नक्काशी करते, मानो अपने सारे दुख हर कोफिन में उकेड़ देना चाहते हो। शहर के लोग कहते थे कि अंकल ली की किस्मत बहुत कठोर है। दिन रात कॉफिन बनाने वाले इंसान के पास ज्यादा कोई नहीं जाता था। जब मैं दुकान पहुंचा तो अंकल ली आंगन में सफेद लकड़ी घिस रहे थे। चारों ओर उड़ती लकड़ी की बुरादे और ताजी लकड़ी की खुशबू फैली हुई थी। अंकल ली, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे कोफिन बनाना सीखना है। उनके हाथ में चल रहा औजार अचानक रुक गया। उन्होंने सिर उठाकर मेरे फटे पुराने कपड़ों को देखा। तुम जानते हो ये कैसा काम है? जानता हूँ। जो पूरी जिंदगी कॉफिन बनाता है उसे हर दिन मरे हुए लोगों के साथ रहना पड़ता है। कोई लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती, कोई दोस्ती नहीं करना चाहता और लोग सड़क पर भी उसे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। तुम अभी जवान हो, कुछ और क्यों नहीं सीखते? मेरा इस दुनिया में न माँ बाप है, न कोई रिश्तेदार। मेरे लिए यही काम सबसे सही है। अंकल ली काफी देर तक चुप रहे। उन्होंने कई बार मेरे चेहरे को गौर से देखा, फिर अचानक पूछा, क्या तुम्हें मरे हुए लोगों से डर लगता है? नहीं। तो क्या तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है? मैंने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुरा कर कहा, अब उसकी आदत पड़ चुकी है। अंकल ली ने अपना औजार नीचे रखा। उन्होंने अपनी खुरदरी हथेलियों को सहलाते हुए भर्राई आवाज में कहा, अगर तुम मेरे शिष्य बनोगे तो मेरी बुढ़ापे की जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी होगी और मेरी मौत के बाद मेरा अंतिम संस्कार भी तुम ही करोगे। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां पता नहीं और कितने साल चलेंगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, मैंने बिना झिझक जवाब दिया। अंकल ली घर के अंदर गए और मेरे लिए एक कप ठंडी चाय लेकर आए। इसे पी लो, आज से तुम मेरे शिष्य हो। मैंने चाय ली और एक ही सांस में पी गया। वह साधारण चाय थी, हल्की कड़वी और कसैली, लेकिन न जाने क्यों उसने मेरे दिल को गर्माहट से भर दिया। उस दिन के बाद मैं ली कॉफिन शॉप में रहने लगा और मेरी कॉफिन मेकर अप्रेंटिस की जिंदगी शुरू हो गई। कॉफिन बनाना मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहला लेसन था लकड़ी पहचानना। सफेद लकड़ी सख्त, टिकाऊ और सड़न से बचने वाली होती थी, इसलिए सबसे अच्छी कॉफिन उसी से बनती थी। पाइन वुड की बनावट साफ होती, कीमत भी ठीक रहती, इसलिए आम लोग ज्यादातर उसी का इस्तेमाल करते थे। नैनमो वुड जेड की तरह चिकनी होती थी, हजारों साल तक खराब नहीं होती, लेकिन उसे सिर्फ बड़े अधिकारी और अमीर लोग ही खरीद सकते थे। जहाँ तक कल्टीवेशन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल वुड का सवाल था, अंकल ली ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी में उसे सिर्फ 1-2 बार ही देखा था। एक अच्छा कॉफिन मेकर सिर्फ लकड़ी को छूकर बता सकता था कि वह कितनी पुरानी है, कहाँ की है और उसमें कितनी नमी है। अंकल ली सफेद लकड़ी के एक टुकड़े को सहलाते हुए बोले, लकड़ी में भी स्पिरिट होती है। अगर तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वह मृत व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगी। मैंने हर छोटी बड़ी बात ध्यान से याद की। हालांकि ग्रेट डॉ इमॉर्टैलिटी सिस्टम ने मुझे ना स्पिरिचुअल एनर्जी दी थी और ना कल्चरेशन, लेकिन उसने मेरी सेंसेस और लर्निंग एबिलिटी को काफी मजबूत बना दिया था। एक ही मॉर्टिस एंड टिनोन स्ट्रक्चर अगर अंकल ली 3 बार दिखाते तो मैं याद कर लेता, 5 बार में उसे बना भी लेता और 10 बार के बाद मेरा काम काफी अच्छा दिखने लगता। सिर्फ बड़ेगिरी ही नहीं, अंकल ली ने मुझे अपनी कई सीक्रेट टेक्निक्स भी सिखाई, जैसे कॉफिन के ढक्कन पर सोल काल्मिंग पैटर्न्स कैसे उकेरे जाते हैं, स्पेशल कॉपर ऑयल कैसे तैयार किया जाता है जो सड़न और कीड़ों से बचाता है, और मृत व्यक्ति की जन्म तिथि के हिसाब से कॉफिन की दिशा और उसके पैटर्न्स कैसे चुने जाते हैं। एक दिन उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमारा काम सिर्फ लकड़ी का एक डिब्बा बनाना नहीं है, कॉफिन इंसान का इस दुनिया में आखिरी घर होता है, इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दिन एक एक करके बीतते गए। मैं और मेरे मास्टर उस छोटी
छोटी सी कॉफिन शॉप में सादा लेकिन नियमित जीवन जीते रहे। सुबह लकड़ी घिसते, रात होने पर काम बंद करके खाना खाते। कभी कभी कोई कस्टमर आता तो हम उसके लिए आखिरी विश्राम स्थल तैयार करते। अप्रेंटिस बने। तीसरे साल की एक शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने कॉफिन शॉप की शांति तोड़ दी। मैं हमेशा की तरह आंगन में पाइन वुड की कॉफिन घिस रहा था, तभी दुकान के बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज कभी घाटी से गुजरती हवा जैसी लगती तो कभी दूर गरजती बिजली जैसी। मैं सैंड पेपर नीचे रखकर बाहर निकला। दरवाजे पर एक हरे रंग का रॉब पहने आदमी खड़ा था। उसका चेहरा धुंध की एक परत से ढका हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें दो जलते हुए तारों की तरह असाधारण चमक रही थी। उसके पूरे शरीर से एक बेहद प्राचीन और गहरी ऑरा निकल रही थी। मेरे पास स्पिरिचुअल सेंस नहीं थी, फिर भी उसकी मौजूदगी मुझे दम घुटने जैसा दबाव महसूस करा रही थी। वह एक कल्टीवेटर था और बेहद शक्तिशाली कल्टीवेटर। पता नहीं कब अंकल ली मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उनकी कमर हल्की झुकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उन्होंने पूरी जिंदगी हर तरह के कस्टमर देखे थे। सीनियर, हमारी छोटी सी दुकान में आपका स्वागत है, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं? हरे रोब वाला आदमी पूरी दुकान पर नजर घुमाते हुए भर्राई आवाज में बोला, मुझे एक कॉफिन चाहिए, सफेद लकड़ी की, लेकिन उसके ढक्कन पर 36 सोल काल्मिंग रून्स उकेरे जाए, अंदर की दीवारों पर कॉपर ऑयल की 9 लेयर्स लगाई जाए और बॉटम प्लेट में 7 कॉपर कॉइन्स जड़े जाए। अंकल ली की भौहें सिकुड़ गईं। वह सिर्फ 7 सोल काल्मिंग रून्स ही उकेर सकते थे, 36 उनकी एबिलिटी से कहीं बाहर था। लेकिन वह पूरी जिंदगी एक सच्चे क्राफ्ट्समैन रहे थे। हार मानना उन्हें कभी पसंद नहीं था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सीनियर, आप इसे लेने कब आएंगे? 50 साल बाद। अंकल ली एक पल के लिए ठिठक गए, फिर हल्की कड़वी स्माइल उनके चेहरे पर आ गई। 50 साल बाद शायद उनकी हड्डियां भी राख बन चुकी होंगी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर सिर हिलाकर बोले, ठीक है, 50 साल बाद चाहे मैं रहूं या मेरा शिष्य, कॉफिन तैयार मिलेगी। हरे रोब वाले आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपनी आस्तीन से एक चीज निकालकर काउंटर पर रख दी। वह एक जंग लगी, टूटी फूटी पुरानी लॉन्ग स्वॉर्ड थी। उसकी म्यान कब की गायब हो चुकी थी। ब्लेड पर गहरे लाल रंग की जंग जमी हुई थी। धार इतनी कुंद थी कि किसी रसोई के चाकू जैसी लग रही थी। अगर उसे सड़क किनारे फेंक दिया जाता तो शायद कोई भिखारी भी उसे उठाना पसंद न करता। इसे मेरी पेमेंट समझ लो। अंकल ली ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिर में चुप ही रहे। कल्टीवेटर्स की चीजों को सिर्फ देखने से नहीं आंका जा सकता, और वैसे भी वह 50 साल बाद आने वाला था। पेमेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सीनियर, विदा। वह आदमी मुड़ा और चला गया। उसके कदमों के जमीन पर कोई निशान तक नहीं पड़े। कुछ ही पल में उसकी परछाई शाम के धुंधलके में गायब हो गई, मानो वह कभी आया ही ना हो। अंकल ली ने उस जंग लगी तलवार को हाथ में लेकर तौला और लापरवाही से दुकान के कोने में रखी लकड़ी की रैक पर रख दिया। मास्टर, ये तलवार। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे कई बार देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हमेशा लगता रहा कि यह टूटी फूटी जंग लगी तलवार बिल्कुल साधारण नहीं है। छोड़ो भी, पहले अपना काम पूरा करो। और इस तरह वह जंग लगी तलवार कोने में धूल जमा करती रही। समय बीतता गया और 10 से भी ज्यादा साल निकल गए। मेरी कॉफिन बनाने की स्किल दिन ब दिन बेहतर होती गई। आसपास 100 मील तक मेरा नाम मशहूर हो गया। कई लोग दर्जनों मील दूर से सिर्फ मुझसे कॉफिन बनवाने आते थे। उधर अंकल ली भी बूढ़े हो चुके थे। 78 साल की सर्दियों में उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। पहले लगातार खांसी, फिर बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। मैं हर दिन उनके लिए दवा बनाता, उन्हें खाना खिलाता और एक पल के लिए भी उनके बिस्तर के पास से नहीं हटता। मेरे दिल में बेबस दर्द उमड़ता रहता था। एक बर्फ गिरती रात अंकल ली बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने अपना दुबला पतला हाथ मेरी कलाई पर रखा। मेरी जिंदगी में अब कोई पछतावा नहीं बचा। तुम जैसे स्टूडेंट को अपनाया, मेरी क्राफ्ट्समैनशिप आगे बढ़ गई और मेरी आखिरी विदाई करने वाला भी मुझे मिल गया। मास्टर, ऐसी बातें मत कीजिए, बस मौसम बदलने दीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अंकल ली मुस्कुराए। उस स्माइल में पूरा सुकून था। मैंने पूरी जिंदगी कॉफिन बनाए हैं। कौन कितना जिएगा ये मैं एक नजर में पहचान सकता हूँ। अपने लिए कॉफिन मैंने पहले ही तैयार कर रखी है। बैकयार्ड के पूर्वी हिस्से में तीसरी सफेद कॉफिन, उसमें कॉपर कॉइन्स भी रख दिए हैं। वह रुक रुक कर अपनी आखिरी बातें बताते रहे। कॉफिन शॉप के डॉक्यूमेंट्स से लेकर शहर में बचे हुए मजदूरी के हिसाब तक उन्होंने कोई बात नहीं छोड़ी। फिर बोले, और उस कल्टीवेटर वाली कॉफिन मैं सिर्फ 24 सोल काल्मिंग रून्स ही उकेर पाया हूँ। बाकी 12 मेरी नोट्स में दिए हुए पैटर्न देखकर तुम धीरे धीरे पूरे कर देना। 50 साल का वादा कभी मत तोड़ना। मास्टर, मैं सब याद रखूंगा। धीरे धीरे उनका हाथ ढीला पड़ गया। धुंधली आंखें छत की बल्ली को देखती रहीं। फिर वो बुदबुदाए, गोई हुआ, मैं आ रहा हूँ। गोई हुआ मेरी मास्टर की पत्नी का नाम था। उस रात बहुत जोरों की बर्फबारी हुई। पूरा चिंगशी टाउन चांदी की चादर में ढक गया। मैं मास्टर के पास बैठा रहा, खिड़की के बाहर चलती हवा की आवाज सुनता रहा और महसूस करता रहा कि उनका ठंडा पड़ता हाथ धीरे धीरे मेरी हथेली से गर्मी खोता जा रहा है। दिल बेहद भारी हो गया। अगले दिन मैंने अपने मास्टर का अंतिम स्नान कराया, उन्हें नए कपड़े पहनाए, उन्हें कोफिन में लिटाया और कोफिन के ढक्कन पर सामान्य से 2 गुने 7 अतिरिक्त सोल कैल्मिंग पैटर्न उकेरे। फिर मैंने उन्हें टाउन के बाहर पहाड़ी पर दफनाया। वहां से पूरा क्विंगशी टाउन साफ दिखाई देता था। उनकी समाधि पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, लाइक कॉफिन शॉप, ली ही की समाधि। सारे अंतिम संस्कार के बाद मैं वापस उस खाली कॉफिन शॉप में लौट आया और बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। मैं अब भी 30 साल के आसपास का ही दिखता था। ग्रेट दाओ इमोर्टैलिटी सिस्टम की वजह से मेरी शक्ल लगभग बिल्कुल नहीं बदली थी। इन सालों में मैंने कई देसी तरीके अपनाए ताकि खुद को थोड़ा बूढ़ा दिखा सकूं, लेकिन ये राज ज्यादा दिन
दिन छिपाया नहीं जा सकता था। जब वह कल्टीवेटर अपनी कॉफिन लेने आ जाएगा तब मुझे ये जगह छोड़नी ही होगी। और कई साल फिर बीत गए। उस साल शुरुआती बसंत में मेरे पड़ोस में एक माँ और बेटी आकर रहने लगी। माँ का नाम रोलान था। उसकी उम्र 26 साल थी। चेहरा बेहद सुंदर, बदन पतला और नाजुक, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में थकान और चिंता साफ दिखाई देती थी। वह हमेशा कई बार ढुलकर फीके पड़ चुके हरे कपड़े पहनती थी। उसके बाल हमेशा सलीके से बंधे रहते और वह खुद को बेहद साफ सुथरा रखती थी। उसके साथ हमेशा 7 साल की एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था श्याओलू, शायद इसलिए क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें जंगल के छोटे हिरन जैसी लगती थी। वह छोटी बच्ची बहुत शर्मीली थी। हर बार अपनी माँ के पीछे छिपकर चुपचाप इस नई जगह को देखा करती थी। ज्यादा समय नहीं बीता और पूरे टाउन को उन दोनों की कहानी पता चल गई। रोलान एक विधवा थी। उसका पति 2 साल पहले महामारी में मर गया था। ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर माँ बेटी दोनों को घर से निकाल दिया। कई जगह भटकने के बाद आखिरकार वे क्यूंगशी टाउन पहुंची। उन्होंने एक टूटा फूटा छोटा सा घर किराए पर लिया और लोगों के कपड़े धोकर सिलाई रफू करके अपना गुजारा करने लगी। लेकिन कहते हैं विधवा के घर के सामने मुसीबतें खुद चलकर आती हैं। रोलान को वहां आए ना ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि मुसीबत ने दस्तक दे दी। उस दिन मैं लकड़ी खरीदने जा रहा था। जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंचा मुझे कुछ भद्दी हंसी सुनाई दी। अरे छोटी भाभी, अकेले रहती हो, कितना सूना लगता होगा। चलो हम भाई लोग तुम्हारा साथ दे देते हैं। 3-4 हट्टे कट्टे आदमी रोलान के घर के सामने खड़े थे। उनका सरदार टाउन का बदनाम गुंडा झांग सन था। उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान फैली हुई थी। रोलान एक हाथ से श्याओलू को अपने पीछे छिपाए हुए थी, दूसरे हाथ से आधे खुले दरवाजे को पूरी ताकत से पकड़े खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। भाइयों, मैं तो बस कपड़े धोकर गुजारा करने वाली एक विधवा हूँ। मेरे घर में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। जांग सान हंस पड़ा। तुम तो हो ना। इतना कहकर उसने रोलन का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी लेकिन उसमें साफ दृढ़ता थी। जांग सान मुड़ा। उसने देखा गली के मुहाने पर एक लंबा पतला ठंडे चेहरे वाला नौजवान खड़ा था। मेरे हाथ में लकड़ी घिसने वाला प्लेन था। अरे ली कॉफिन शॉप वाला। उसने मुझे पहचान ली। उसकी आवाज में हल्की सी झिझक भी थी। वह मेरी ताकत से नहीं डरता था। असल वजह यह थी कि कोई भी कॉफिन मेकर से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। लोग इसे अशुभ मानते थे। तुम्हें क्या मतलब? उसने घूरते हुए पूछा। मैंने शांत स्वर में कहा, वह मेरी पड़ोसी है। तुम लोग एक अकेली विधवा और उसकी बच्ची को परेशान कर रहे हो। अगर ये बात बाहर फैल गई तो शर्म नहीं आएगी। जांग सान का चेहरा लाल पड़ गया। उसने मुट्ठियां भींच ली। उसके पीछे खड़े गुंडे भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए लेकिन मेरे चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। मैं बस शांत निगाहों से उन्हें देखता रहा। दशकों की जिंदगी इंसान को बदल देती है। मेरे अंदर की शांति अब आम इंसानों जैसी नहीं रही थी। मेरी आंखें एक गहरे अथाह प्राचीन कुएं जैसी शांत थी। उन्हें देखते ही अनजाने में लोगों के मन में डर पैदा हो जाता था। बहुत दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हो, देख लेंगे तुम्हें। झांग सान ने जोर से थूक कर कहा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है लेकिन याद रखना इस क्विंगशी टाउन में हमारी चलती है। इतना कहकर वे सब गालियां देते हुए चले गए। उनके जाते ही रोलान के पैर जवाब दे गए। वह लगभग जमीन पर गिर ही गई। श्याओलू डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। मैं झुककर धीरे से उसे समझाने लगा। बुरे लोग चले गए, अब डरने की जरूरत नहीं है। श्याओलू ने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। थैंक यू बड़े भैया। उस पल ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे दिल को हल्के से छू लिया हो। उस दिन के बाद मैंने जानबूझकर उन माँ बेटी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। कभी कभी मैं उन्हें थोड़े से चांदी के सिक्के दे देता। वह सब कॉफिन बनाकर कमाई गई मेरी मेहनत की कमाई थी या फिर किसी का घर रिपेयर करके मिली मजदूरी। लेकिन रोलन का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मजबूत था। वह पैसे ले तो लेती मगर उन्हें लौटाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेती। कभी मेरे कपड़े धो देती, कभी मेरे लिए दलिया छोड़ जाती, कभी मेरी सब्जियों का खेत संभाल देती। धीरे धीरे हमारे दोनों घर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। रोलन ने मेरे कपड़े धोने और खाना बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और खाली समय में मैं श्याओलू को पढ़ना लिखना सिखाने लगा। वह बेहद होशियार थी। एक बार जो कैरेक्टर सिखाता वह तुरंत याद कर लेती। इतना ही नहीं, वह अपने आप छोटे छोटे वाक्य भी बनाने लगी थी। ब्रदर लिन, मो कैरेक्टर कैसे लिखते हैं? ऊपर ब्लैक, नीचे अर्थ, तो हेन बाईं तरफ सिकनेस रेडिकल और दाईं तरफ। श्याओलू ने सिर तिरछा किया और कुछ देर सोचती रही। इंक मार्क, क्या इसका मतलब स्याही का निशान होता है? ब्रदर लिन, कितना सुंदर नाम है। मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। तुम भी ना। जब मैं सबको आंगन में एक साथ बैठे देखता तो दिल में एक अनकही गर्माहट भर जाती। हमारे इस छोटे से परिवार का एक और खास मेंबर भी था। वह थी एक छोटी सी सफेद सांप जिसका नाम था स्याओबाई। 2 साल पहले जब मैं पहाड़ों में लकड़ी काटने गया था तब मैंने उसे बचाया था। उस समय एक माउंटेन ईगल उसे अपने पंजों में दबोच कर ले जा रहा था। बस कुछ ही पल में वह मर जाती। मैंने एक पत्थर फेंक कर उस ईगल को भगा दिया और घायल छोटी सांप को घर ले आया। मैंने उसकी पूरी देखभाल की। जब वह ठीक हो गई तो जाने के बजाय उसी कॉफिन शॉप में रहने लगी। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद था। धूप पड़ने पर उसकी स्केल्स मोती जैसी चमकती थीं। उसकी गहरी नीली आंखें बहुत जीवंत थीं और उसकी हर हरकत में एक अनोखी स्पिरिचुअल ऑरा महसूस होती थी। शुरुआत में रोलन उससे डरती थी लेकिन शौबे का स्वभाव बेहद शांत था। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह खुद ही श्याओलू की हथेली में लिपट जाती और अपनी ठंडी जीभ से उसकी उंगलियों को हल्के से छूती। श्याओलू को वह बहुत पसंद थी, इसलिए उसने उसका नाम रखा श्याओबाई। हर शाम जब श्याओलू आंगन में बैठकर लिखाई करती तो श्याओबाई उसके कंधे पर लिपटकर सिर तिरछा करके उसे देखती रहती। रोलान चूल्हे के सामने खाना बनाती। मैं शेड के नीचे
लकड़ी घिसता रहता। हवा में धुएं की हल्की महक और उड़ती लकड़ी की बुरादें मिलकर एक अलग ही सुकून देती थी। डूबता सूरज हम सबकी परछाइयों को बहुत लंबा कर देता। इतने सालों की अमर जिंदगी में वह समय घर जैसा महसूस होने के सबसे करीब था। लेकिन शांति हमेशा ज्यादा देर नहीं टिकती। पिछले कुछ महीनों से क्यूंगशी टाउन और आसपास के गांवों से लड़के लड़कियों के गायब होने की खबरें आने लगी थीं। शुरुआत में सिर्फ 1-2 बच्चे गायब हुए। लोगों ने सोचा शायद रास्ता भटक गए होंगे या किसी जंगली जानवर का शिकार बन गए होंगे। लेकिन धीरे धीरे गायब होने वालों की संख्या बढ़ती गई। अब तक 10 से भी ज्यादा बच्चे लापता हो चुके थे। पूरा टाउन डर के साये में जी रहा था। कोई भी अपने बच्चों को बाहर भेजने की हिम्मत नहीं करता था। हर घर शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेता। टी हाउस और टैवर में हर तरह की डरावनी अफवाहें फैल रही थीं। कोई कहता पहाड़ों में कोई डीमन मॉन्स्टर आ गया है। कोई कहता कोई इविल कल्टीवेटर बच्चों को पकड़कर पिल्स रिफाइन कर रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि जमीन के नीचे के इविल गोस्ट्स जाग चुके हैं। मेरा मन बेचैन रहने लगा। मैंने रोलन से साफ कहा, शाओलू का अच्छी तरह ख्याल रखना, मेरे बिना उसे बाहर मत जाने देना। लेकिन जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। उस दोपहर मैं एक सफेद कोफिन के अंदर कॉपर ऑनेल की 5वीं लेयर लगा रहा था। तभी आंगन का दरवाजा जोर से खुला। रोलन लड़खड़ाती हुई अंदर आई। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ब्रदर लिन, प्लीज शाओलू को बचा लीजिए। इतना कहकर वो मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। पता चला आज दोपहर वह नदी किनारे कपड़े धोने गई थी। उसने शाओलू को घर पर पढ़ने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जब वह वापस लौटी तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। शाओलू गायब थी। किताबें पूरे कमरे में बिखरी हुई थी और एक कढ़ाईदार जूती दरवाजे के बाहर पड़ी थी। दीवार पर काले रंग के अजीब निशान बने हुए थे। पड़ोस वाली आंट जंग ने बताया कि उसने एक काले रोब वाला आदमी रोलन के घर की छत से उड़ते हुए देखा था। उसकी बाहों में एक बच्चा था और वह उत्तर वाले पहाड़ की तरफ गया था। इविल कल्चरवेटर, मैंने दांत भींच लिए। मेरी मुट्ठियां जोर से कस गईं। तुम घर पर रहो, मैं शाओलू को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन वह तो कल्टीवेटर है। रोलन की आवाज कांप रही थी। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। मैं तुरंत कॉफिन शॉप लौटा। चारों तरफ नजर घुमाई। फिर मेरी निगाह कोने में रखी लकड़ी की रैक पर गई। वहीं वह जंग लगी लॉन्ग सोर्ड दशकों से चुपचाप पड़ी हुई थी। किसी ने कभी उसे हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन इस बार मैं आगे बढ़ा और उसका हैंडल पकड़ लिया। जैसे ही मेरे हाथ ने उसे छुआ, ब्लेड के अंदर से एक बेहद हल्का कंपन महसूस हुआ। वह साधारण कंपन नहीं था, बल्कि एक किसी जीवित धड़कन जैसा एहसास था। मैंने अपनी सांस रोक ली और पूरा ध्यान अपनी हथेली पर केंद्रित कर दिया। मुझे साफ महसूस हुआ कि उस तलवार के अंदर कोई बेहद प्राचीन और गहरी नींद में सोया हुआ अस्तित्व धीरे धीरे सांस ले रहा था। वह एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट था। उसी क्षण मेरे दिमाग में ग्रेट डाओ इमोर्टैलिटी सिस्टम का नोटिफिकेशन उभरा। हाई ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट डिटेक्टेड, आर्टिफैक्ट स्पिरिट डोरमेंट, इमरजेंसी स्टेटस अननोन। मैं धीमे से बुदबुदाया, अब हमारे जीतने की उम्मीद है। लॉन्ग सोर्ड ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन उसका हल्का कंपन पहले से थोड़ा और तेज हो गया। मैंने तलवार कमर पर बांधी और उत्तर वाले पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। उत्तर का पहाड़ विशाल प्राचीन पेड़ों से भरा हुआ था। वहाँ शायद ही कोई इंसान जाता था। सालों तक लकड़ी काटने के लिए पहाड़ों में घूमने की वजह से मेरे पैरों की ताकत असाधारण हो चुकी थी। मैं लगभग 2 घंटे तक घने जंगल में दौड़ता रहा। आखिरकार एक छिपी हुई घाटी में मुझे कुछ असामान्य दिखाई दिया। वहाँ एक प्राकृतिक गुफा थी जिसका प्रवेश द्वार विशाल चट्टानों से ढका हुआ था। गुफा के बाहर जमीन पर बच्चों के कई कपड़े के जूते, टूटे हुए हेयर पिन्स और बार बार सिले गए पुराने डॉलर्स बिखरे पड़े थे। मैंने अपनी आवाज दबाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुफा के अंदर से धीमी सिसकियों और रोने की आवाजें आ रही थीं। साथ ही तेज खून की गंध और किसी अजीब इंसेंस की महक हवा में घुली हुई थी। हल्की रोशनी की मदद से मैंने गुफा के अंदर देखा। अंदर 10 से ज्यादा बच्चे काले लोहे की सलाखों से बने पिंजरे में बंद थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे बिल्कुल पीले पड़ चुके थे। सब एक दूसरे से सिमट कर बैठे थे और डर के मारे पूरे शरीर से कांप रहे थे। पिंजरे के सामने जमीन पर एक बेहद जटिल फॉर्मेशन बना हुआ था जिससे घिन पैदा कर देने वाली इविल ऑरा निकल रही थी। शाओलू उसी पिंजरे के एक कोने में बैठी थी। उसने अपने घुटनों को कसकर पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सौभाग्य से वह इविल कल्टीवेटर वहां मौजूद नहीं था। मैंने मौका देखते ही फौरन गुफा के अंदर घुस गया। मुझे देखते ही एक बच्चे ने मुझे पहचान लिया। ये तो कोफिन मेकर वाले अंकल लिन है। मैंने तुरंत धीरे से सबको शांत कराया। फिर लोहे के पिंजरे का ताला देखने लगा। ताला तो साधारण लोहे का था, लेकिन उसके ऊपर काली रोशनी की एक लेयर छड़ी हुई थी। स्पष्ट था कि इविल कल्टीवेटर ने मैजिक से उसे मजबूत कर दिया था। मैंने पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। मैं अभी परेशान ही था कि मेरी कमर पर बंधी लॉन्ग स्वॉर्ड हल्के से कांप उठी। मैंने तुरंत तलवार निकालकर ताले पर वार किया। हालांकि उसकी ब्लेड कुंद थी, लेकिन जैसे ही वह ताले से टकराई, उस पर छड़ी काली एनर्जी कागज की तरह फट गई। अगले ही पल ताला जमीन पर गिर पड़ा। जल्दी सब बाहर निकलो। मैंने पिंजरा खोला और एक एक करके सभी बच्चों को बाहर निकालने लगा। शाओलू दौड़कर सीधे मेरी बाहों में आ गई। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अंकल लिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब सब ठीक है, मैं तुम्हें घर वापस ले चलूंगा। लेकिन जैसे ही हम गुफा से बाहर निकले, हमारे सिर के ऊपर से एक ठंडी हंसी गूंज उठी। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और यहाँ चूहे चोरी करने आ गए। आसमान से काले रोब पहने वही इविल कल्टीवेटर नीचे उतरा। उसका
उसका चेहरा सूखा हुआ था, गालों की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। उसके पूरे शरीर से ऐसी ठंडी ऑरा निकल रही थी मानो वह सीधे नरक से निकला कोई दानव हो। सिर्फ तुम। वह तिरस्कार से हंसा। एक ऐसा साधारण इंसान जिसके शरीर में जरा सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। उसकी नजर मेरे हाथ की तलवार पर गई, फिर वह हंस पड़ा। और हाथ में ये कबाड़ उठा रखा है। उसने लापरवाही से हाथ लहराया। एक काली एनर्जी ब्लेड सीधे मेरी तरफ आई। मैंने तलवार उठाकर उसे रोका। भयानक इंपैक्ट से मैं कई कदम पीछे फिसल गया। मेरी हथेली फट गई, खून बहने लगा। एक मामूली चींटी मेरे काम में दखल देने आई है, मरना चाहता है क्या? वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन की घास और पौधे सूखते जा रहे थे। मैंने दांत भींचकर दोबारा तलवार चलाई, लेकिन बिना कल्टीवेशन वाली मेरी सोड टेक्निक उसके सामने बच्चों का खेल थी। उसने आसानी से मेरा वार बचा लिया और अगले ही पल एक हथेली सीधे मेरी छाती पर दे मारी। मैं हवा में उछल गया, जमीन पर जोर से गिरा और मेरे मुंह से खून का बड़ा फव्वारा निकल पड़ा। वह हंसते हुए बोला, पहले तुम्हें मारूंगा, फिर आराम से इन छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करूंगा। उसकी हथेली में काले रंग का एक एनर्जी बॉल बनने लगा और वह सीधे मेरी तरफ बढ़ा। उसी जानलेवा पल मेरे हाथ की लॉन्ग स्वॉर्ड अपने आप उड़ गई। वह हवा में शांत होकर तैरने लगी। तलवार पर जमी सालों पुरानी जंग राख की तरह एक एक करके झड़ने लगी और उसका असली रूप सबके सामने आ गया। बर्फ जैसी सफेद ब्लेड जिस पर हल्के सुनहरे पैटर्न्स बह रहे थे, उसकी धार इतनी तेज थी मानो आसमान तक को काट सकती हो। इविल कल्टीवेटर का चेहरा एकदम बदल गया। ये तो उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डिवाइन सोर्ड सफेद रोशनी बनकर ऐसी गति से निकली जिसे आंखें पकड़ भी नहीं सकती थीं। एक ही पल में उसने इविल कल्टीवेटर के शरीर को आर पार कर दिया। न कोई चीख, न कोई संघर्ष। सफेद रोशनी के बीच उसका शरीर धीरे धीरे राख बनकर बिखर गया। डिवाइन सोर्ड शांत होकर वापस उड़ती हुई आई और धीरे से मेरे हाथ में आकर टिक गई, मानो अभी अभी हुआ वह सब कुछ कभी हुआ ही ना हो। मैंने काफी देर तक चारों ओर नजर रखी। जब यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तब मैंने छिपे हुए बच्चों को बाहर बुलाया। श्याओलू अब खुद को रोक नहीं पाई। वह जोर जोर से रोती हुई फिर से मेरे गले लग गई। चलो अब घर चलते हैं। मैंने श्याओलू को गोद में उठाया और बाकी बच्चों को साथ लेकर धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर गया। उस रात पूरा चिंगशी टाउन खुशी से झूम उठा। सभी लापता बच्चे सुरक्षित वापस आ चुके थे। लोग एक दूसरे को खबर देते फिर रहे थे। कई परिवार खुशी के आंसू रो रहे थे। रुओलान अपनी बेटी को सीने से लगाए लगातार मुझे थैंक्स कह रही थी। किसी को भी ये नहीं पता था कि वह इविल कल्चरेटर कैसे मरा। मैंने सिर्फ इतना कहा, मेरी किस्मत अच्छी थी, जब मैं पहुंचा वह वहां नहीं था। मैंने उसी मौके पर बच्चों को बचा लिया। सिर्फ मैं ही जानता था कि उस लॉन्ग स्वॉर्ड के अंदर कितनी भयानक शक्ति सो रही थी। उसी रात रुओलान कोफिन शॉप में आई। उसने कोने में रखी फिर से साधारण दिखने वाली लॉन्ग स्वॉर्ड को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक कपड़ा उठाया और उसकी पूरी ब्लेड पर जमी धूल बहुत सावधानी से साफ कर दी। इसी तलवार ने मेरी श्याओलू की जान बचाई है, चाहे ये जैसी भी दिखती हो। मैं हमेशा इसकी आभारी रहूंगी। उस दिन के बाद रुओलान अक्सर उस लॉन्ग स्वॉर्ड की देखभाल करने लगी। वह उसकी धूल साफ करती, कभी कभी कॉपर ऑनेल से उसकी ब्लेड पर हल्की केयर भी करती। उसे समझ आ गया था कि यह तलवार मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए उसने यह बात चुपचाप अपने दिल में रख ली। समय एक बार फिर धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन जिस कल्टीवेटर ने वह कॉफिन बनवाई थी वह अब तक वापस नहीं आया। उसकी कॉफिन कई साल पहले ही पूरी हो चुकी थी। 36 सोल काल्मिंग रून्स बिना किसी कमी के उकेरे जा चुके थे। कॉपर ऑयल की 9 साफ लेयर्स अंदर चमक रही थीं और 7 कॉपर कॉइन्स बॉटम प्लेट में ठीक से जड़ दिए गए थे। वह कॉफिन अब भी बैकयार्ड में शांति पूर्वक रखी हुई थी। समय बीतते बीतते श्याओलू भी एक खूबसूरत युवती बन गई। वह बेहद समझदार थी। लिखना, पढ़ना और हिसाब किताब सब में माहिर हो चुकी थी। रुओलान के चेहरे पर भी धीरे धीरे पहले जैसी मुस्कान लौट आई। जिंदगी अमीर नहीं थी, लेकिन सुकून भरी जरूर थी। पर किस्मत कभी भी बदकिस्मत लोगों पर पूरी तरह मेहरबान नहीं होती। एक दिन मुझे खबर मिली कि 100 मील दूर कैंगू माउंटेन में बेहतरीन गोल्डन नन्मू वुड मिली है। वह टॉप ग्रेड कॉफिन बनाने के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल था। रवाना होने से पहले मैंने कई बार रुओलान और श्याओलू को सावधान रहने की हिदायत दी। साथ ही कुछ भरोसेमंद पड़ोसियों से भी उनका ध्यान रखने को कहा। जाते समय सब कुछ ठीक रहा। मैं लगभग आधा महीना कांगू माउंटेन में रुका, लकड़ी चुनी, उसकी डिलीवरी का इंतजाम किया और फिर जल्दी जल्दी वापस लौट पड़ा। जिस दिन मैं चिंगशी टाउन लौटा उस दिन आसमान पूरी तरह धूसर था। पूरा टाउन अजीब तरह से शांत था। मैंने रुओलान के घर का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। टेबल कुर्सियां उलटी पड़ी थीं। दीवारों पर गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। एक कोने में श्याओलू का कढ़ाई किया हुआ छोटा सा पाउच कीचड़ में कुचला पड़ा था। तभी पड़ोस वाली आंट झांग मुझे देखकर दौड़ी आई। वह रोते रोते बोली, यंग मास्टर लिन, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद पड़ोस के गांव के विलेज ऑफिसर वांग के बेटे वांग एर्दान कुछ आदमियों को लेकर यहाँ आया था। उसकी नजर काफी पहले से रुओलान पर थी, लेकिन तुम्हारे डर से वह कुछ नहीं कर पाया। जैसे ही तुम गए वह अपने गुंडों के साथ घर में घुस आया। रुओलान ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया। जब श्याओलू अपनी माँ को बचाने दौड़ी तो उन दरिंदों ने उसे भी बेरहमी से मारा। आखिरकार उसने वहीं दम तोड़ दिया। रुओलान अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए देखती रही। उन गुंडों के जाने के बाद वह पूरी रात श्याओलू की ठंडी हो चुकी लाश को सीने से लगाए बैठी रही। अगली सुबह जब पड़ोसी पहुंचे तो उन्होंने देखा रुओलान ने फांसी लगा ली थी। उसके हाथ में अब भी श्याओलू का कढ़ाई किया हुआ पाउच मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैंने अपनी
अपने भीतर उठते ज्वालामुखी को किसी तरह दबाया और शांत स्वर में पूछा, क्या रिपोर्ट की गई थी? की गई थी, लेकिन विलेज ऑफिसर वांग के काउंटी ऑफिस में बड़े कनेक्शंस थे। सरकारी लोग आए, बस ऊपर ऊपर देखकर चले गए। उन्होंने कहा रुओलान की किसी से लड़ाई हुई थी। ये सुनकर मैं बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाया। ये दुनिया इतनी अन्यायी क्यों है? बेगुनाह लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? काश मैं थोड़ा और शक्तिशाली होता, लेकिन मैं तो एक ऐसा साधारण इंसान था जिसके पास जरा सी भी कल्टीवेशन नहीं थी। मेरा दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो पाया। मैं अकेला टाउन के बाहर पहाड़ी पर गया। 2 नई कब्रों के सामने बहुत देर तक खड़ा रहा। रुओलान की कब्र शियाओलू की कब्र के बिल्कुल पास थी। जिंदगी भर वे एक दूसरे का सहारा बनी रही और मरने के बाद भी अलग नहीं हुई। मैं धीरे से बोला, जब मैं यहाँ नहीं था तब तुम दोनों बहुत डरी होंगी। मैं घुटनों के बल बैठ गया और शियाओलू की कब्र पर होगी हर घास अपने हाथों से निकालने लगा। मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे थे, लेकिन मेरी आंखें इतनी लाल हो चुकी थीं मानो उनसे खून टपक पड़ेगा। उसी समय शाओबाई पता नहीं कब मेरे कंधे पर आकर बैठ गई। उसने अपनी छोटी सी जीभ मेरे गाल से रगड़ी और धीमी सी आवाज निकाली, मानो वह भी रो रही हो। मैंने सिर झुका लिया। ये सब मेरी गलती है। मैं तुम दोनों की रक्षा नहीं कर पाया। मैं पूरी रात उनकी कब्र के सामने बैठा रहा। अगली सुबह मैं वापस कोफिन शॉप लौटा और सीधे उस लॉन्ग स्वॉर्ड के पास गया। तलवार हल्के हल्के कांप रही थी। ये न हवा थी न कोई भ्रम। जंग के बीच से हल्की सुनहरी रोशनी फिर से झलक रही थी। मैंने उसका हैंडल कसकर पकड़ लिया। पुराने साथी, एक बार और मेरी मदद कर। कुछ दिनों बाद एक अंधेरी बिना चांद वाली रात थी। वांग मेंशन का गेटकीपर दरवाजे से टिककर ऊँग रहा था। किसी ने भी उस काली परछाई को दीवार पार करते नहीं देखा। अंदर मुख्य कमरे से ठहाकों और शराब पीने की आवाजें आ रही थी। वांग एयरडन अपने गुंडों के साथ जश्न मना रहा था। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कौन? वांग एयरडन ने मुझे पहचान लिया। अरे कोफिन मेकर लिन, तू यहाँ क्या कर रहा है? उस छोटी विधवा की लाश उठाने आया है क्या? लेकिन उसकी हंसी अचानक रुक गई, क्योंकि उसने मेरे हाथ की लॉन्ग स्वॉर्ड देख ली थी। जंग लगी ब्लेड पर न जाने कब एक बर्फ जैसी ठंडी चमक उभर आई थी। उस रात चिंगशी टाउन के लोगों ने सिर्फ इतना सुना कि चिंगशुई विलेज की तरफ से कुछ दर्दनाक चीखें आई। फिर चारों तरफ लंबी खामोशी छा गई। अगली सुबह विलेज ऑफिसर वांग का पूरा परिवार और वे सारे गुंडे अपनी हवेली में मरे हुए मिले। मुख्य दरवाजे के सामने पत्थर की जमीन पर तलवार की नोक से 8 शब्द लिखे हुए थे, खून का बदला खून, यही न्याय है। सरकारी अधिकारियों ने कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। वांग परिवार ने जिंदगी भर बहुत लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, इसलिए हर कोई शक के दायरे में था। आखिरकार ये मामला यहीं बंद कर दिया गया। बदला लेने के अगले दिन मैं एक शराब की सुराही, 2 छोटी प्लेट्स में खाना और एक टेढ़ा मेढ़ा पाउच लेकर रुओलान और शियाओलू की कब्र पर पहुंचा। वो पाउच मैंने खुद शियाओलू की एम्ब्रॉयडरी देखकर सीने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे अनाड़ी हाथों की वजह से वही बिल्कुल सुंदर नहीं बन पाया था। मैंने शराब उनकी कब्र पर उड़ेल दी और धीमे से कहा, तुम दोनों का बदला मैंने ले लिया है, अब चैन से आराम करना। मैं वहीं बैठा रहा जब तक सूरज नहीं निकल आया। फिर मैंने अपना सामान समेटा, कॉफिन शॉप का दरवाजा बंद किया और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने की तैयारी कर ली। शाओबाई ने मेरी आस्तीन से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला। सुबह की धूप में उसकी नीली आंखें पानी की तरह चमक रही थीं। मैं उसे वापस उसी पहाड़ी जंगल में ले गया जहां मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी। मैंने उसे आजाद कर दिया। दिल में बहुत लगाव था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था मेरी अनंत जिंदगी की वजह से मैं हर इंसान की पूरी जिंदगी का बस एक छोटा सा हिस्सा बन सकता हूँ। मैं देर तक शाओबाई को जंगल के भीतर गुम होते देखता रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, जाओ अब मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुछ समय बाद लंबा सफर तय करते हुए मैं आखिरकार इंपीरियल कैपिटल पहुंच गया। रुओलान की घटना के बाद मैंने एक फैसला किया था, अगर मैं इमॉर्टल कल्चरेशन नहीं कर सकता तो मैं बॉडी कल्चरेशन करूंगा। इंपीरियल कैपिटल में कई मार्शल ग्रैंड मास्टर्स रहते थे। मैं उन्हीं में से किसी को अपना मास्टर बनाना चाहता था, लेकिन लगातार कई दिनों तक हर जगह से मुझे मना कर दिया गया, क्योंकि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता था और बॉडी कल्टीवेशन के लिए भी मेरा टैलेंट बेहद साधारण था। ऐसे इंसान को कोई ग्रैंड मास्टर शिष्य नहीं बनाना चाहता था। कई दिनों की नाकामी के बाद मैं पूरी तरह निराश हो चुका था और इंपीरियल कैपिटल छोड़ने की तैयारी कर रहा था। उस सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। रास्ते के लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर छिप गए थे। कुछ ही देर में पूरी सड़क लगभग खाली हो गई। मैं छाता लेकर एक पुल से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह बारिश के बीच आराम से जमीन पर बैठा हुआ था। उसके चारों ओर गिरती बारिश जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ रही थी। मैं तुरंत समझ गया ये कोई साधारण इंसान नहीं है। मैं उसे काफी देर तक देखता रहा। आखिरकार बूढ़े ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोला, युवा क्या बात है, तुम मुझे इतनी देर से क्यों देख रहे हो? मैंने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सीनियर, आपकी मार्शल आर्ट्स बहुत गहरी लगती है, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। बूढ़े ने दोबारा आंखें बंद कर ली। जाओ, मेरा कोई शिष्य बनाने का इरादा नहीं है। मैंने बिना कुछ कहे घुटनों के बल बैठकर जोर से माथा टेक दिया। सीनियर, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। बूढ़े ने लाचार होकर कहा, अरे ऐसा करने से भी मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। तुम्हारा जन्मजात टैलेंट बहुत खराब है, तुम जिंदगी में कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाओगे। इतना कहकर उसने दोनों हथेलियां हल्के से आगे बढ़ाई। अगले ही पल हमारे आसपास गिरती बारिश अचानक चारों ओर बिखर गई। एक अदृश्य शक्ति ने मुझे धीरे से उठाकर खड़ा कर दिया। 2 घंटे बीत गए, मैं अब भी वहीं खड़ा था। आखिरकार बूढ़े ने फिर आंखें खोली। इस बार उसने सीधे मेरी तरफ देखा। बताओ, तुम बॉडी कल्चरेशन क्यों सीखना चाहते हो? मैं तुम्हारी वजह सुनना चाहता हूँ, उसके बाद फैसला करूंगा। उसने अपनी दाढ़ी सहलाई और मैंने क्यूंगशी टाउन में हुई हर घटना शुरू से आखिर तक उसे बता दी। मेरी बात खत्म होते ही वह गुस्से से गरज उठा। हद हो गई। उसने एक मुक्का सीधे पुल पर दे मारा। अजीब बात यह थी कि पुल पर एक भी दरार नहीं आई, लेकिन
लेकिन नीचे बहती नदी में अचानक भयानक धमाका हुआ और पानी के बीच एक विशाल गड्ढा बन गया। मैं स्तब्ध रह गया। यही तो किंवदंतियों वाली दूर से वार करने की मार्शल टेक्निक थी। बूढ़े ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराकर बोला, युवा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब अपने आप खड़ा नहीं हो पाता, जरा मुझे उठा दो। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दिया। उन्होंने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे अंदर दूसरों की रक्षा करने की इच्छा है, मैं इस भावना की कद्र करता हूँ। आज से तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। मैं बेहद उत्साहित होकर फिर घुटनों के बल बैठ गया। मास्टर, समय बहुत तेजी से बीता। पलक झपकते ही मास्टर वुशान के साथ ट्रेनिंग करते हुए 30 साल गुजर गए। मास्टर वुशान भी बॉडी कल्चरेटर थे, लेकिन उनकी उम्र बस सामान्य इंसानों से थोड़ी ज्यादा थी। पिछले 2 सालों में उनकी सेहत काफी बिगड़ चुकी थी। वह अक्सर बातें भूलने लगे थे। शायद वह नहीं चाहते थे कि मैं जिंदगी भर उनकी सेवा करता रहूं। एक दिन जब मैं सुबह उनके कमरे में गया तो वहां सिर्फ एक लेटर रखा था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे शिष्य, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची। आखिरी समय में मैं एक बार फिर पहाड़, नदियां और इस दुनिया की सुंदरता देखना चाहता हूँ। मेरी चिंता मत करना। अगर संभव हो तो मेरी मार्शल आर्ट्स को आगे बढ़ाना, ताकि मेरी विरासत यहीं खत्म ना हो। उस दिन के बाद मैं हर रोज मास्टर का कमरा साफ करता, मन ही मन यही उम्मीद करता कि शायद एक दिन वह मुस्कुराते हुए लौट आएंगे और अपने सफर की कहानियां सुनाएंगे। लेकिन 1 साल, 2 साल, फिर कई साल बीत गए। बसंत आया, पतझड़ गया, लेकिन मास्टर कभी वापस नहीं लौटे। उनका इंतजार करते हुए भी मैंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। अब मैं अकेले कई लोगों का सामना कर सकता था। यहाँ तक कि अगर कोई साधारण कल्टीवेटर भी सामने आ जाए तो मेरे पास खुद की रक्षा करने की ताकत थी। कुछ और साल बीत गए। उस साल इंपीरियल कैपिटल में लगातार 3 दिन और 3 रात बर्फ गिरी। मैं हमेशा की तरह सुबह उठकर घर के सामने की बर्फ साफ कर रहा था। तभी मेरी नजर दरवाजे के पास सिकुड़कर बैठी एक छोटी लड़की पर पड़ी। वह ठंड से कांप रही थी। उसे देखकर मेरी यादों में बहुत पुरानी तस्वीरें लौट आईं। मुझे सालों पहले की श्यावलू याद आ गई। उन दोनों की बड़ी बड़ी मासूम आंखें बिल्कुल एक जैसी थीं। मैंने उस जमी हुई बच्ची को गोद में उठाया, घर के अंदर लाया, उसके लिए गर्म पानी तैयार किया और उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। काफी देर बाद वह साफ कपड़े पहनकर बाहर आई और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। मेरा अब इस दुनिया में कोई घर नहीं बचा, कृपया मुझे अपने पास रहने दीजिए। मेरे पूछने पर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह इंपीरियल कैपिटल के एक बड़े परिवार से थी, लेकिन कुछ दुश्मनों की साजिश में उसका पूरा परिवार मार दिया गया। वह किसी तरह बच निकली। उसके बाद वह इधर उधर भटकती रही। कई बार जंगली कुत्तों के साथ खाने के लिए लड़ना पड़ा और हर दिन भूखे पेट जीना पड़ा। उसकी कहानी सुनकर मैंने गहरी सांस ली। आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाऊंगा। लड़की ने लगातार कई बार माथा टेक दिया। थैंक यू मास्टर। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मास्टर, मेरा नाम लू होंग है। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज से तुम्हारा नाम होंगलियां होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कमल के फूल की तरह कीचड़ में रहकर भी हमेशा निर्मल रहो। लड़की की आंखें चमक उठी। डिसिपल होंगलियन मास्टर के आदेश का पालन करेगी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मैं कुछ पल के लिए खो गया। ऐसा लगा मानो सालों पहले वाली श्यावलू फिर से मेरे सामने खड़ी हो और मुस्कुराकर मुझे पुकार रही हो, लिनशु, लिनशु। उसी समय सिस्टम की ठंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। सिस्टम डिटेक्शन, होंगलियन possesses an innate max level spiritual root। मैं हैरानी से बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उस दिन के बाद मैंने होंगलियन को पूरे मन से ट्रेनिंग दी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसे अपनी डिसिप्लिन से ज्यादा अपनी बेटी मानने लगा। उसका टैलेंट अविश्वसनीय था। वह जो भी सीखती बहुत जल्दी सीख जाती। कम उम्र में ही वह बॉडी कल्चरेशन की पीक पर पहुंच गई। अब मेरे पास उसे सिखाने के लिए बहुत कम चीजें बची थीं। मैं जानता था कि वह अब तक मेरे साथ सिर्फ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उसे मेरी चिंता थी। आखिरकार जब नए सेक्ट्स की रिक्रूटमेंट शुरू हुई, मैंने उसे अपने पास बुलाया। होंगलियन, अब तुम्हें जाना चाहिए। मेरी चिंता मत करो। तुम्हारे टैलेंट जैसी प्रतिभा यहाँ रुकने के लिए नहीं बनी। दिल लगाकर कल्टीवेशन करना, चाहे अपने परिवार का बदला लेना हो या खुद की रक्षा करनी हो, हर चीज के लिए ताकत जरूरी है। मेरे बार बार समझाने पर आखिरकार होंगलियन मान गई। उसने मुझसे विदा ली। रवाना होने से पहले मैंने वही लॉन्ग सोर्ड उसे गिफ्ट में दे दी। होंगलियन के जाने के बाद फिर कई साल बीत गए। मैंने एक बार फिर सफर शुरू किया। इस बार मैं पड़ोसी देश ग्रेट जो किंगडम पहुंचा। मैंने सोचा था कि इस बार भी एक साधारण इंसान की तरह शांत जीवन बिताऊंगा, लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूरे ग्रेट जो किंगडम में भयानक गृह युद्ध छिड़ चुका था। हर जगह स्थानीय राजाओं ने अपने अपने इलाके अलग कर लिए थे। वे एक दूसरे से लगातार लड़ रहे थे। बेगुनाह लोग दर दर भटक रहे थे। मैं सूनी सरकारी सड़क पर चल रहा था। रास्ते के किनारे मौत का इंतजार करते भूखे शरणार्थियों को देखकर मेरा दिल भर आया। अगर कोई उनकी मदद नहीं करेगा तो ये सब मर जाएंगे। आखिरकार मैंने एक फैसला किया। ग्रेट डाओ इमोर्टैलिटी सिस्टम का स्टोरेज स्पेस अनंत था। मैं वर्षों से उसके अंदर अनाज उगाता आ रहा था। आज वही अनाज इन लोगों की जान बचाने के काम आ सकता था। मैंने शरणार्थियों को खाना देना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे बारे में खबर फैलने लगी। 1 से 10, 10 से 100 लोगों तक। ज्यादा से ज्यादा शरणार्थी मेरे पास आने लगे। सब कहते, बेनिफैक्टर, लिविंग बोधिसत्व, जब तक मास्टर लिन के साथ रहेंगे भूखे नहीं मरेंगे। मैंने उन सबको अपने साथ रखा, उन्हें खाना दिया, रहने की जगह दी, लेकिन यह पूरे देश की त्रासदी थी। अकेला मैं कितनों को बचा सकता था। आखिरकार मेरा सारा अनाज लूट लिया गया। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं बचा। मैंने अनाज की रक्षा के लिए शक्तिशाली मार्शल एक्सपर्ट्स भर्ती करने शुरू किए। उनकी ताकत की बदौलत मैंने एक पूरे शहर में व्यवस्था
कायम कर दी। क्योंकि मेरे पास खाने की कभी कमी नहीं थी, इसलिए और भी लोग मेरे पास आने लगे। लेकिन जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा समस्याएं। अक्सर दंगे होने लगे। मैंने फिर सैनिक भर्ती किए, बैरक्स बनवाए और मजबूत सेना के सहारे व्यवस्था बनाए रखी। समय के साथ शरणार्थी कम होने के बजाय और बढ़ते गए, क्योंकि सबको पता चल गया था कि यहाँ कम से कम भरपेट खाना तो मिलता है। धीरे धीरे मेरे नियंत्रण वाले शहर बढ़ते गए। मेरी सेना भी लगातार बड़ी होती गई। एक दिन सम्राट का एक मैसेंजर बड़ी सेना लेकर पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में फरमान पढ़ा, सम्राट का आदेश है, आज से यह शहर राजसत्ता के अधीन होगा। जो विरोध करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। मैं अच्छी तरह जानता था कि कोई भी शासक अपने बगल में किसी दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन यह शहर मैंने अपनी मेहनत से बसाया था। मैं इसे किसी को सौंपने वाला नहीं था। मैंने उस घमंडी मैसेंजर की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, इन लोगों को जीने का मौका मैंने दिया है। तुम लोगों ने इन्हें इतना मजबूर कर दिया कि ये अपने बच्चे बेचने लगे और भूख से एक दूसरे का मांस खाने लगे। फिर भी आज तुम इनसे सब कुछ छीनने आए हो। सचमुच यह दुनिया बहुत विडंबनापूर्ण है। मैसेंजर गुस्से से गरजा, बदतमीज, तू खुद को समझता क्या है? मेरी तरफ से बस एक ठंडी नजर उसका जवाब थी। उसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ। सम्राट की पूरी सेना वहीं खत्म हो गई। ये खबर फैलते ही पूरा देश हिल उठा। मैसेंजर की मौत के बाद मेरे सभी अधीनस्थ बेहद उत्साहित हो गए। उन्होंने मेरे कंधों पर पीला राजसी वस्त्र डाल दिया और लगातार मुझे समझाने लगे, बाकी शहरों पर भी कब्जा कीजिए, पूरे देश को एक कीजिए, लोगों को एक बेहतर दुनिया दीजिए। शुरू में मैंने साफ मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उस अत्याचारी सम्राट के जुल्म और अत्याचार याद किए तो आखिरकार मैंने भी विद्रोह का झंडा उठा लिया। जनता के भरपूर समर्थन से सिर्फ एक महीने के अंदर मेरे पास 20,000 सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार हो गई। इसी ग्रेट जो किंगडम में एक और मशहूर जनरल था जिसका नाम था वूची। वह पिछले राजवंश का वफादार अधिकारी था और इस अराजक समय में खुद को दुनिया से अलग करके एकांत में रह रहा था। मेरे बारे में सुनने के बाद वह खुद मुझसे मिलने आया। मैं वूची हूँ। मैं आपके महान उद्देश्य को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता हूँ। वूची, मेरी आंखें चमक उठी। क्या तुम वही महान जनरल वूची हो जिसकी युद्ध कला की बराबरी कोई नहीं कर सकता? वूची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी वही हूँ। बहुत अच्छा, मैं खुशी से बोला, अगर तुम्हारा साथ मिल गया तो हमारी सफलता तय है। उसके बाद अगले कई वर्षों तक वूची की मदद से मैंने दक्षिण से उत्तर तक लगातार युद्ध लड़े और आखिरकार पूरे देश को एकजुट कर दिया। ग्रेट कियन कैलेंडर के 420वें वर्ष में मैंने औपचारिक रूप से सम्राट का सिंहासन संभाला। मेरा इंपीरियल टाइटल था क्यून वू और देश का नाम रखा गया मिंगडे। मैंने पूरी लगन से देश का शासन संभाला। धीरे धीरे पूरा साम्राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। कुछ और साल बीत गए। एक दिन मैं इंपीरियल स्टडी रूम में मेमोरियलज पढ़ रहा था। तभी सिस्टम की आवाज अचानक मेरे दिमाग में गूंजी, डिटेक्शन, होस्ट के शरीर में अत्यंत सूक्ष्म स्पिरिचुअल एनर्जी की हलचल पाई गई है। रिकमेंडेशन, कृपया ची को शरीर में प्रवाहित करने का प्रयास करें। मैंने सिस्टम के निर्देशों के अनुसार मेडिटेशन शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद मेरे डांटियन में बाल से भी पतली एक बेहद कमजोर स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे बहने लगी। वह पल भर में गायब भी हो गई, लेकिन वह सचमुच मौजूद थी। सिस्टम ने तुरंत एनालिसिस किया। होस्ट ने सैकड़ों वर्षों तक ग्रेट डाओ इमोर्टैलिटी पिल का प्रभाव अपने शरीर में संचित रखा है। उसकी शक्ति ने धीरे धीरे होस्ट के शरीर की नींव बदल दी है। हालांकि होस्ट के पास जन्मजात स्पिरिचुअल रूट नहीं है, लेकिन पिल की शक्ति ने स्पिरिचुअल रूट जैसी एक नई चैनल बना दी है। अब होस्ट बहुत थोड़ी मात्रा में हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। रिकमेंडेशन, सहायक पिल्स का उपयोग करें ताकि यह चैनल जल्दी स्थिर हो सके। कुछ महीनों बाद मुझे एक बेहद दुर्लभ मॉर्टल बॉडी टेम्परिंग पिल मिल गई। ये पिल खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं होता। इसका काम था शरीर को मजबूत करना और नई स्पिरिचुअल मेरिडियंस खोलना। पिल खाने के बाद मेरे शरीर की वह नई चैनल पूरी तरह स्थिर हो गई। इसका मतलब आखिरकार मैं कल्टीवेशन कर सकता था। जिस चीज की मैंने सैकड़ों वर्षों तक ख्वाहिश की थी वह मुझे तब मिली जब मैंने उसकी उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। लेकिन कल्टीवेशन का रास्ता बहुत लंबा था और देश को अभी भी एक योग्य शासक की जरूरत थी। इसलिए मैंने अपने उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी। गार्ड कैप्टन के समय से मेरे साथ रहने वाला झूगेदान सिर्फ असाधारण बुद्धिमान ही नहीं था, उसका दिल भी जनता के लिए धड़कता था। मैंने अगले कई साल उसे देश चलाने की हर कला सिखाने में लगा दिए। जब वह पूरी तरह सक्षम हो गया तब मैंने पूरे दरबार को चौंका देने वाला फैसला लिया। मैंने सिंहासन छोड़ दिया। मैंने घोषणा की, मेरी उम्र अब पहले जैसी नहीं रही। देश चलाने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। मेरी नजर में जिमिंग इस साम्राज्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है। झूगेदान आंखों में आंसू लिए इंपीरियल सील स्वीकार कर लिया। उसने 3 बार जोर से माथा टेका। मैं सम्राट की उम्मीदों पर कभी खरा उतरने में असफल नहीं होऊंगा। मैंने इंपीरियल रोब उतार दी, साधारण हरे कपड़े पहने और महल से बाहर निकल गया। महल के दरवाजे पर मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। डूबते सूरज की रोशनी में वह विशाल महल सोने की तरह चमक रहा था, मानो एक बहुत बड़ा और भारी सपना हो। फिर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। झूगेदान ने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। उसके शासन में ग्रेट क्वियन डायनेस्टी इतिहास के सबसे समृद्ध राजवंशों में से एक बन गई। मैंने सैकड़ों वर्षों तक एकांत में कल्टीवेशन की और आखिरकार एक साधारण इंसान की सीमा पार कर ली। हालांकि मेरी कल्टीवेशन जन्मजात प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स जितनी नहीं थी, लेकिन ग्रेट डो इमोर्टैलिटी सिस्टम सैकड़ों वर्षों की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग और मॉर्टल बॉडी टेम्परिंग
टैंपरिंग पिल से बनी स्पिरिचुअल मेरिडियंस की बदौलत मैंने एक ऐसा रास्ता बना लिया जो मुझसे पहले किसी ने कभी नहीं अपनाया था। 5 पाथ्स डुअल कल्चरेशन। जब मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंचा तो मेरे सामने जो दृश्य था उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरा आसमान गहरे लाल रंग का था, विशाल दरारें बादलों को चीरती हुई दूर तक फैली थीं। स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। धरती पर हर तरफ जली हुई बंजर जमीन और खंडहर पड़े थे। दूर कहीं लगातार धमाकों की आवाज और युद्ध के नारे सुनाई दे रहे थे। पूरा एंशिएंट इमॉर्टल कॉन्टिनेंट एक भयानक आपदा से गुजर रहा था। ह्यूमन रेस और ड्रैगन रेस के बीच युद्ध सैकड़ों वर्षों से जारी था। सीमा विवाद, रिसोर्सेज की लड़ाई और हजारों साल पुरानी नफरत इन दोनों जातियों को लगातार युद्ध में झोंके हुए थी। दोनों पक्ष भारी कीमत चुका रहे थे। मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में घूमता रहा। जहां भी नजर जाती बस बेघर और दुखी लोग दिखाई देते। मैंने धीरे से आह भरी, चाहे दुनिया कोई भी हो, युद्ध में सबसे ज्यादा कष्ट हमेशा आम लोगों को ही मिलता है। इतना कहकर मैं एक सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी सामने से लड़ाई की आवाज आई। मैंने देखा एक युवती पूरी तरह खून से लथपथ थी और 3 ह्यूमन कल्टीवेटर्स उसका पीछा कर रहे थे। उसने ड्रैगन रेस का चांदी जैसा सफेद रॉयल रोब पहना हुआ था, लेकिन वह लगभग पूरा खून से लाल हो चुका था। मैं समझ गया उसकी कल्टीवेशन कम नहीं है, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह तीनों का सामना नहीं कर सकती थी। एक कल्टीवेटर चिल्लाया, ड्रैगन रेस की बची हुई प्रिंसेस, शांति से आत्मसमर्पण कर दो, उसे पकड़ कर ले चलो, इनाम हमारा होगा। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, सीधे उस युवती के सामने आकर खड़ा हो गया और एक मुक्का चला दिया। मेरी मार्शल पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ मिल गई, जिससे पहले कभी न देखी गई भयानक शक्ति पैदा हुई। तीनों कल्टीवेटर्स दर्जनों मीटर दूर जा गिरे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक ने गुस्से से पूछा, तुम एक ह्यूमन कल्टीवेटर होकर ड्रैगन रेस की मदद क्यों कर रहे हो? मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, दुनिया की यह तबाही तुम जैसे लालची कल्टीवेटर्स की वजह से ही है। इतना कहकर मैंने कुछ और टेक्निक्स इस्तेमाल की और तीनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर मैंने उस स्तब्ध युवती की ओर देखा और जोर से कहा, तुम पहले जाओ, मैं अभी आता हूँ। युवती कुछ पल तक बस मुझे देखती रही। उसकी सुनहरी ड्रैगन आईज हैरानी से भरी थी, लेकिन उसने और देर नहीं की और दूर उड़ गई। मेरी मार्शल मूवमेंट टेक्निक बेहद तेज थी, इसलिए मैंने भी पीछा छुड़ाकर जल्दी ही उसे पकड़ लिया। हम एक सुनसान गुफा में मिले। मैं उसके घावों पर दवा लगा रहा था। तभी उसने पहली बार पूछा, तुम जानते थे कि मैं ड्रैगन प्रिंसेस हूँ, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। इतना ही नहीं, अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठा लिया।